हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और आज के 1 मार्च 2024 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, संगीत नाटक अकेडमी इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1952, 1955 या 1960? संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना 1952 में हुई थी। तो संगीत नाटक अकेडमी जो है वो भारत की एक राष्ट्रीय अकेडमी है। जो संगीत नाटक अकेडमी क्या करती है कि जो संगीत नाटक कला के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रतिभाएं हैं उनको पहचान करती है, उनको जो है सम्मानित करती है, पुरस्कार देती है, उनकी मदद करती है। तो इसमें इस साल, पिछले साल 2022 और 23 के लिए 6 अकादमी रत्न दिए गए हैं। किस किस को दिए गए हैं? आर विश्वेश्वरन को, विनायक खंडेकर, युगल राजा और राधा रेड्डी को, सुनैनिया हजारीलाल, डीपी सिन्हा और दुलाल राय, इन 6 लोगों को सम्मानित किया गया है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में समाचारों में देखी गई वनतारा पहल किससे संबंधित है? वनतारा पहल किससे संबंधित है? ऑप्शन है पशु कल्याण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण या ऐतिहासिक स्मारक। तो ये संबंधित है पशु कल्याण से। तो ये जो वनतारा पहल है, तो वनतारा पहल को शुरुआत किसने की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने। तो रिलायंस फाउंडेशन ने अनंत अंबानी के नेतृत्व में जामनगर में ये वनतारा पहल शुरू की है, जहां पर ये हाथियों के रखरखाव का काम करते हैं। और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो ग्रीन बेल्ट एरिया है, वहां पर 3000 एकड़ में जानवरों की देखभाल करने के लिए उसको डेवलप किया गया है। तो ये एक जो है पशु कल्याण के लिए पहल है, वनतारा पहल। अगला देखें, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? चंद्रयान, आदित्यवन, मंगलयान, गगनयान या LVM-3। तो इसका नाम है गगनयान। तो गगनयान क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में अब क्यों न्यूज में आ गया कि जो 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे गगनयान में, मानव अंतरिक्ष यान में, तो इन 4 यात्रियों का सिलेक्शन किया गया है। अभी 4 यात्री कौन है? तो इसमें जाएंगे IAF के ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो ये 4 लोग जाएंगे अंतरिक्ष में। भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम में उड़ान भरने वाले पहले 4 लोग, इनको ट्रेनिंग भी दी गई है हाईली। तो गगनयान जो है वो संस्कृत में शब्द है और इसका अर्थ होता है खगोलीय वाहन। तो 7 दिन तक ये अंतरिक्ष में रहेंगे और 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में LEO कक्षा में वहां पर 7 दिन बिताएंगे। उसके बाद ये वापस पृथ्वी पर लौटेंगे। इससे पहले जो है 2 मानव रहित मिशन किए जाएंगे, जहां टेस्ट किया जाएगा, फिर इन 4 को एक मानव युक्त मिशन में भेजा जाएगा। इस मिशन में भारत रूस के साथ सहयोग ले रहा है, और अगर भारत इसमें सफल होता है तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। तो जल्द ही इसी साल जो है आप देखेंगे कि ये 4 अंतरिक्ष यात्री मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारत द्वारा, इसरो के द्वारा इनको भेजा जाएगा। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। और वर्तमान में जो है इसरो के चीफ कौन है? S सोमनाथ। अगला प्रश्न देखें, किंग चार्ल्स तृतीय के अधीन मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के महाराजा किंग चार्ल्स तृतीय हैं, पहले महारानी एलिजाबेथ जिनका निधन हो गया। अब महारानी एलिजाबेथ के बाद किंग चार्ल्स जो है महाराजा घोषित किए गए ब्रिटेन के, और उनके द्वारा पहली बार अब मानद नाइटहुड की उपाधि दी जाएंगी, जिसे सर की उपाधि भी कहते हैं। तो इसमें किस भारतीय को ये उपाधि दी जाएगी? रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, सुनील भारती मित्तल और नरेंद्र मोदी। तो ये मिलेगी सुनील भारती मित्तल को, जो एयरटेल
या भारतीय इंटरप्राइज के जो संस्थापक हैं, भारतीय इंटरप्राइज के तहत ही जो एयरटेल नेटवर्क है वो है, तो ये इनको दिया जाएगा ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए। इसलिए दिया जाएगा ब्रिटेन और भारत में व्यापारिक संबंधों में सेवाओं के लिए। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी जाएगी। सुनील मित्तल कौन है, सभी जानते हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, और इनका जो है दूरसंचार क्षेत्र में कारोबार करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में। और सन 2007 में भारत सरकार की तरफ से भी इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दंगाइयों को जिम्मेदार ठहराने के लिए एक विधेयक पेश कर रही है और उसको पेश करने की योजना बना रही है? तो बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? तो ऐसा होगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में आगामी बजट में एक कानून लाया जाएगा जिसके तहत सरकारी और निजी संपत्ति दोनों को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से वित्तीय रूप से जो है वो हर्जाना वसूला जाया करेगा। उसके लिए अगर कोई सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है किसी भी दंगे के दौरान या हड़ताल के दौरान, तो उससे वो वसूला जाएगा। तो ये नियम अगर बनता है तो ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद ऐसा तीसरा राज्य बन जाएगा भारत का जहां इस तरह का कानून लागू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भारत की पहली हाइड्रोजन नाव किस शहर में लॉन्च की गई है? तो पहली हाइड्रोजन नाव मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या कोची? तो ये कोच्चि में लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया हरित हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली स्वदेशी नाव का। और ये नाव का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया सुचेता। तो यानी जो जीरो कार्बन इमिशन इसके द्वारा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन से चलती है तो कार्बन तो इमिट नहीं करेगी और इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलेगी। क्योंकि भारत का लक्ष्य भी है 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो है नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य कब रखा है? 2070 तक हमें प्राप्त करना है नेट जीरो कार्बन इमिशन। ये हमारा टारगेट है 2070 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारत जिस तरह से इसकी ओर आगे बढ़ रहा है तो भारत जल्दी ही इसको प्राप्त कर लेगा। 2070 से पहले ही ये लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, ऐसा निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सौर ऊर्जा की तरफ भी काफी भारत जो है बढ़ रहा है। फिर इसके बाद हाइड्रोजन ऊर्जा और अभी जो हरित अमोनिया की भी बात हो रही है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आता है हर साल, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, तो इसमें इस बार भारत का स्थान क्या रहा है? 42, 45, 44 या 46? तो भारत का स्थान रहा है 42वां। ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी आईपी सूचकांक जारी किया जाता है। तो ये 12वां संस्करण इसका अभी हाल ही में जारी किया गया। 55 देशों का जो है आईपी इंडेक्स जारी किया गया जिसमें 38.64% के स्कोर के साथ भारत 42वें स्थान पर था। और पहले नंबर पर अमेरिका है, इसमें काफी सालों से अमेरिका ही इसमें पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर यूके और तीसरे पर फ्रांस। तो ये जो है ये बताता है कि किस किस देश का जो आईपी सिस्टम है कितना मजबूत है। तो यूएस का आईपी सिस्टम जो है यहाँ पर सबसे मजबूत बताया गया है। यूएस फर्स्ट पर है, दूसरा यूके और तीसरे पर फ्रांस। अगला प्रश्न देखें, किस राज्य सरकार ने अभी मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है या निरस्त करने का निर्णय लिया है? तो त्रिपुरा, असम, केरल, उत्तर प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। तो अभी असम सरकार ने गुवाहाटी में जो है कैबिनेट मीटिंग में ये निर्णय लिया कि ये जो मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन 1935 जो कानून है इसको रद्द कर दिया जाए। तो उन्होंने इसको रद्द कर दिया है। जो 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार हैं इनको भी जो है वो अब ये रजिस्ट्री नहीं कर पाएंगे, इनको भी हटा दिया गया है। साथ ही इनको क्योंकि काम से हटाया गया है तो इन्हें 2 लाख रुपए का एक मुश्त मुआवजा भी दिया जाएगा, ये भी घोषणा की गई है। ये अधिनियम अब वैध नहीं रहेगा। तो ये असम सरकार ने निर्णय लिया है कैबिनेट मीटिंग में। अगला प्रश्न देखें, भारत निर्वाचन आयोग ने मेरा
पहला वोट देश के लिए अभियान, इसकी शुरुआत की है। तो ये अभियान किस मंत्रालय के साथ मिलकर के जो है शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो इस शिक्षा मंत्रालय के साथ शुरू किया है निर्वाचन आयोग ने। और शिक्षा मंत्रालय ने युवाओं को जो है चुनावी प्रक्रिया में शामिल और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 28 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक, तो एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कि मेरा पहला वोट देश के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। तो यूजीसी के अध्यक्ष, उन्होंने इस मौके पर जो है वो इस कार्यक्रम को लॉन्च किया। एम जगदीश कुमार हैं यूजीसी के अध्यक्ष। एम जगदीश कुमार ने पहली बार मतदाताओं को प्रेरित करने और एकजुट करने के लिए इस अभियान का जो है समर्थन करने का आग्रह किया है, और ये अभियान युवाओं के बीच चुनावी जागरूकता को बढ़ाने का काम करेगा। अगला देखें, हाल ही में समाचारों में देखा गया बायोट्रिग। तो बायोट्रिग क्या है? TRIG। तो ये क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी या पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली विधि, या टैंक सफाई करने वाला रोबोट, या फसल से कीट हटाने की तकनीक। तो यह है अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी, यानी वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है। क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का नाम है बायोट्रिग। अब ये बायोट्रिग क्या करता है कि बायोट्रिग एक क्रांतिकारी तकनीक मानी जा रही है, जो आपके घर के अंदर जो वायु प्रदूषण है उससे निपटने की एक तकनीक है, साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने की तकनीक है। तो ग्रामीण भारत में जो स्वच्छ बिजली उत्पन्न की जा सके, किससे? पायरोलाइसिस से। पायरोलाइसिस का उपयोग करके स्वच्छ बिजली को उत्पन्न करना, साथ ही कचरे का उपयोग करके, किसका? कचरे का उपयोग करके जैव तेल, बायोफ्यूल, सीन गैस या बायोचार उर्वरक, ये सब बनाना, ताकि यानी वेस्ट जो है उसको यूजफुल बना दिया जाए। तो वेस्ट को यूजफुल बनाने के लिए ये टेक्नोलॉजी है, इसीलिए ये बहुत अभी चर्चा में आ गई है ये टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है बायोट्रिग। तो बायोट्रिग वेस्ट को यूजफुल बनाता है, वायु प्रदूषण से निपटने में मदद करता है, कचरे से निपटने में मदद करता है, और उससे स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ बिजली, स्वच्छ ईंधन बनाता है। तो बायोट्रिग एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी कही जा रही है, जो आने वाले समय में बहुत कारगर हो सकती है। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न जो है, अच्छा उत्तर भी साथ में दिया हुआ है। तो अभी जो है रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिशा में निजी क्षेत्र की एक कंपनी है, जो अडानी की कंपनी है, अडानी समूह की, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो इसने कहाँ पर देश का पहला गोला बारूद निर्माण का जो है कारखाना लगाया है? तो ये कानपुर में लगाया गया है, और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। कानपुर में ये प्लांट लगाया गया है। आज के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि हम रोजाना करते हैं कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो आज के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमारे चोल साम्राज्य से संबंधित होंगे, और इन्हें आप अगर गलत करते हैं, इसका मतलब आपकी जो जीके की तैयारी है वो सही नहीं चल रही है, आपके बेसिक्स जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके रिवीजन क्वेश्चन के तौर पर है। अगर आप इनके सही उत्तर दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है, और अगर आप इन क्वेश्चन के उत्तर सही नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको रिवीजन के तौर पर ही देता हूँ, तो जल्दी जल्दी आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे। तो देखिए, चोल वंश के संस्थापक राजा राज चोल प्रथम थे, विजाल्या चोल थे, या राजेंद्र चोल प्रथम थे, या राजेंद्र चोल प्रथम थे? तो ये थे विजाल्या चोल। विजाल्या चोल ने इनका जन्म हुआ था 1847 में, इनका निधन हुआ 1800 नहीं, 847 में जन्म हुआ, और 871 में इनका निधन हुआ। तो इन्होंने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये कावेरी नदी के उत्तर में था, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप पढ़ सकते हैं। तो कावेरी नदी के उत्तर में चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजाल्या चोल के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, कौन सा प्रसिद्ध चोल मंदिर नहीं है? तो चोलों के द्वारा बनाया गया मंदिर कौन सा नहीं है? तो बृहदेश्वर मंदिर, ये चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया। मीनाक्षी मंदिर मदुरई जो तमिलनाडु में है, ये पल्लव राजाओं ने, पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया, तो ये चोल मंदिर नहीं है। वहीं गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर, ये भी चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया। और नटराज मंदिर जो चिदम्बरम में है, वह भी चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया। तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में,
चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। और ये शिव मंदिर है जो कि मदुरई के तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा? मीनाक्षी मंदिर की बात कर रहे हैं। अब देखें अगला प्रश्न, चोल अपने किस कौशल के लिए जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे सैन्य विजय और प्रशासन और व्यापार के लिए। तो चोल साम्राज्य का जो है सेना भी जो है उसने कई विजय अभियान सफलतापूर्वक किए। प्रशासन चोलों का बहुत अच्छा था और व्यापार में जो है इनका व्यापार पड़ोसी देशों तक भी, श्रीलंका, इंडोनेशिया यानी हिंद महासागर में भी इनका व्यापार हुआ करता था। तो व्यापार में भी ये अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न देखें, राजा राज चोल प्रथम ने राजा राज की उपाधि अर्जित की, जिसका अर्थ क्या होता है? राजा राज का अर्थ महान राजा, गंगा का विजेता, टाइगर किंग या शिव का भक्त। तो राजा राज का मतलब होता है महान राजा, ग्रेट किंग। चोल साम्राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? कहां से इनकी मुख्य आय होती थी? तो इनकम का सोर्स क्या था? विजित राज्यों की ओर से श्रद्धांजलियां, या श्रद्धांजलियां इसको हम कह सकते हैं दान, कि जिस राज्य को जीता वहां से प्राप्त दान या जो भी धन वहां से प्राप्त हुआ, ये था मुख्य सोर्स। या भूमि कर और व्यापार शुल्क था, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो आय का मुख्य स्रोत था, राजस्व का मुख्य स्रोत, वो था भूमि कर और व्यापार शुल्क। तो ये आज का अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। तो हाल ही में ये न्यूज में है, कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट, कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।